नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से जो हमारी यूनिट 7 है हिंदी कहानी, तो हिंदी कहानी की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसमें हम 10 कहानी कर चुके हैं। आज हमारी 11वीं कहानी है उसी श्रृंखला में, वो है कहानी राही। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी कहानी? आज हमारी राही कहानी का हम अध्ययन करेंगे जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो भी देखें। तो चलिए हम अपनी कहानी पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम अगर अपनी कहानी की बात करें तो आज की हमारी जो कहानी है वह है राही जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। इस कहानी का हम आज अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जो राही कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसे ध्यान देना, ये 1947 है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ठीक है दोस्तों, कहानी के बारे में जानने से पहले हम पहले लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक कौन है उसके बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए, ये आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन का जो ट्रेडिशन है वो डायरेक्ट कहानी से ना होकर कहानी और लेखक दोनों को लेकर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बात करें तो ज़्यादातर अगर इनका परिचय है अगर हम देना चाहें तो वो हम इनके काव्य से देना चाहेंगे, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान एक क्रांतिकारी थी और उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें भी भाग लिया था। वो जो 1981 का असहयोग आंदोलन था जो गांधी जी ने चलाया था, उसमें प्रथम महिला भागीदार थी। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो असहयोग आंदोलन में प्रथम महिला थी जिन्होंने भाग लिया था उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रांतिकारी थी। तो इनके बारे में पहला बिंदु है कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन है ये? तो ये राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें राष्ट्रीय चेतना से ज़्यादा ओतप्रोत इनके साहित्य में देखने को मिलेगा। इन्होंने कवयित्री होने के साथ साथ इन्होंने लेखन भी किया है, कथा साहित्य भी किया है, कहानियाँ भी की हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थीं, जो राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री थीं। ये तो वही पॉइंट है। नेक्स्ट बिंदु है, उन्होंने अपनी कहानियों में दहेज प्रथा, पर्दा, छुआछूत, स्त्री की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। यानी ये उस समय की नव लेखिका थीं, जो महिला लेखिका थीं। तो इन्होंने अपनी कहानियों के विषय में क्या रखा? तो दहेज, पर्दा प्रथा और छुआछूत, स्त्री की पीड़ा का मार्मिक वर्णन इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। उनकी कहानियों में कहानीपन है, भाषा की रवानगी है, शब्दों का सटीक प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, तो उनकी कहानियों में कहानीपन है और भाषा की रवानगी है, शब्दों का सटीक प्रयोग है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में घरेलू जीवन की अतरंग झांकियाँ और अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए व्यग्र स्त्री की छटपटाहट है। यानी उनकी कहानियों में जो मूल रहा है, उन्होंने अपने कहानियों के केंद्र में जो रखा है, जो नारियों के विषय से जुड़ती हुई समस्याओं को उन्होंने रखा है, जिसमें घरेलू जीवन के अंतरंग झांकियाँ और अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए व्यग्र स्त्री की छटपटाहट है। ठीक है दोस्तों, यानी जो नारियों की प्रतिष्ठा थी उसी को लेकर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, उनकी कहानियों में भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति है। यानी दोस्तों, अगर इनकी कहानी आप पढ़ेंगे तो उनमें आप देखेंगे जैसे इन्होंने खुद वह झेला हुआ है तब वो कहानी लिखी है। ठीक है दोस्तों, यानी एक तरह से ये अपनी ही कहानी लिख रही हैं। तो ये हमारी जो राही कहानी है हम इसमें भी देखेंगे, तो इसमें भी जब वो जेल का प्रवेश लिया गया है, उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जेल जाते हैं और एक जो वैसा अपराध करके आते हैं वो लोग जेल जाते हैं, तो उनकी सुख सुविधाओं में उनमें कितना अंतर है, वही हमारी कहानी का विषय है। तो नेक्स्ट बिंदु सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में, कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये एक स्वाधीनता संग्राम में अपना भाग ले चुकी थी। ये इन्होंने 1921 में भी भाग लिया था। तो उसी में जब ये कई बार जेल गई तो उन्होंने उसकी खुद अनुभूति की और उसी को अपनी कहानी का तथ्य बनाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है, सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविता संग्रह हैं और 3 कथा संग्रह में देखने को मिलते हैं। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनके 2 कविता संग्रह हैं और 3 कथा संग्रह में देखने को मिलते हैं।
तो दरअसल हम यहाँ कहानी की बात कर रहे हैं, तो हम कथा की बात करेंगे। तो अगर हम उनके कहानी संग्रह की बात करें तो उनका पहला कहानी संग्रह है वो है बिखरे मोती। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला कहानी संग्रह है उनका बिखरे मोती, इसमें इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1932 है। दूसरा है उन्मादिनी जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। और तीसरा है उनका तीसरा और अंतिम जो कहानी संग्रह है वो है सीधे साधे चित्र, इसका प्रकाशन वर्ष 1947 है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947। दोस्तों अगर 1947, अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। अब हम आते हैं अपनी कहानी पर, राही। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी राही कहानी पर आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी कहानी है इसका संकलन किसमें किया गया है, ये कौन से संकलन में संकलित है इनकी कहानी। तो इस कहानी का संकलन सीधे साधे चित्र 1947 कहानी संग्रह में किया गया है, जिसमें 12 कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका संकलन कौन से कहानी संग्रह में है? तो सीधे साधे चित्र में है, जिसका प्रकाशन 1947 है। दोस्तों एक बात और याद रखना, इसका जो प्रकाशन है वो हंस पत्रिका से हुआ था। ठीक है दोस्तों, वही हंस पत्रिका जिसको मुंशी प्रेमचंद जी चला रहे थे, उसी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था और उसी में उनकी कहानी ज़्यादातर छपी थी, हंस पत्रिका में। ठीक दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और जो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में 12 कहानियाँ हैं। मैंने कई जगह पर देखा है कि इसमें कहीं कहीं 14 कहानियाँ बताई हैं, जिसमें से इसमें बताया गया है कि जो 7 कहानियाँ हैं वो नारी विषय को केंद्र में लिखी गई हैं। लेकिन इसमें 12 कहानी कोई हमें शीर्षक मिले हैं, तो मैंने वही 12 कहानियों के शीर्षक लिए हैं और 12 कहानी भी मैंने कई जगह देखा, तो मैंने 12 कहानी लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 14 कहानी देखने को मिले, 12 ना मिले, तो वह भी सही हो सकता है। ठीक है, पहले आप 12 हो तो 12 को वरीयता दीजिए, अगर 14 हो तो फिर 14 को वरीयता दीजिए। ठीक दोस्तों, अब हम इस कहानी संग्रह में जो कहानी है 12, उनके अगर हम शीर्षक की बात करें तो उनमें है, पहली कहानी है रूपा, दूसरी है दुराचारी, तीसरी है कैलाशी नानी, चौथी है मंगला, पांचवी है ब्याहा, छठवीं है हींगवाला, सातवीं है कल्याणी। और हम 8वीं कहानी की बात करें तो 8वीं कहानी है राही, और 10वीं कहानी है तांगे वाला, और 12वीं कहानी है गुलाब सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 12 कहानी हुई। इनमें कौन कौन सी है हमारी? तो रूपा, दुराचारी, कैलाशी नानी, मंगला, ब्याहा, हिंगवाला, कल्याणी और राही, दो साथी, तांगे वाला और गुलाब सिंह। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो कहानी मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखी है, यानी जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ऐसे हिंग वाला कहानी है, ये कहानी क्रांतिकारी चेतना से ओतप्रोत है। यानी ये इन कहानियों के केंद्र में क्रांतिकारी जो परिवेश है वो लिया गया है। उनमें एक कहानी है हिंग वाला, एक कहानी है हमारी राही, एक है हमारी तांगे वाला और एक है हमारी गुलाब सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 कहानी है इनकी, तो ये कहानी कैसी है? तो इन कहानियों में क्रांतिकारी चेतना को लिया गया है। ठीक दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी कहानी के बारे में। तो जो हमारी कहानी है वो क्या है? कहानी की हम कथा वस्तु की बात करें कि राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाला स्वप्न से बनी कहानी है। यानी दोस्तों इस कहानी की जो जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार है कि इसमें एक जेल का परिवेश लिया गया है। उसमें एक जो दोषी बन के आती है जेल में, वो है राही और एक है अनीता। ठीक है दोस्तों, तो जो राही है वह चोरी के इल्ज़ाम में जेल में आती है, उसे चोरी के कारण सज़ा मिली है। जो अपने बच्चे, जो उसका बच्चा भूखा था, उसके लिए वो कुछ अनाज चुराती है, तो उसी एवज में उसे जेल की सज़ा होती है। और जो अनीता है वह कांग्रेस की कार्यकर्ता है और वो आंदोलनों में भाग लेती है, इसलिए वो स्वतंत्रता सेनानी के हिफाजत से वो जेल में आई है। तो इन दोनों की जो सुविधाओं में है वो कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ वो गरीब है, वो इतनी भूखी है, वो उसका बच्चा तक भूखा है, वो भूख के कारण अगर चोरी करती है, उसकी व्यवस्था है। और एक तरफ जो अनीता है वो शान से आंदोलन में भाग ले रही है गरीबों के नाम पर, जो देशभक्ति दिखा रहे हैं। तो इन दोनों में कितना अंतर है, उसी को इस कहानी का तथ्य बनाया गया है। तो नेक्स्ट बिंदु हमारा का जेल का परिवेश है। इस कहानी में संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है, यानी संवेदात्मक और आत्मकथात्मक कहानी है। इस कहानी में ये दोस्तों मुख्य बिंदु इससे आप ध्यान रखना कि इस कहानी में जो राही है वो कौन सी जाति से है?
तो मांगरोरी जाति है, यानी इन लोगों की जो जाति है इसमें ये ख्याति है कि ये लोग मांग कर ही खाते हैं, ये लोग काम नहीं कर सकते। ऐसी हमारी सामाजिक व्यवस्था थी कि जिसमें ये मांगरोरी जाति के लोग थे, ये काम नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ भीख लेकर ही अपना गुजारा करना होता था, मांग कर ही खाना होता था। अगर इन्हें भीख न मिले तो इन्हें फिर भूखा ही रहना होगा। तो ये बहुत बेकार व्यवस्था थी, इसमें उसी का चित्रण किया गया है। स्त्री वेदना की झलक है और साथ ही जो राही है उसकी स्त्री वेदना की भी झलक है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग है, यानी राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति पर भी व्यंग है कि जो कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन कर में भाग लेते थे, आंदोलन में जो कांग्रेसी थे, तो वो किस प्रकार सत्ता के लिए, अपना स्वार्थ के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उस पर भी व्यंग है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। इसमें गरीबों को जो पुलिस सताती है उसका भी चित्रण किया गया है, क्योंकि जो राही का पति है उसको पुलिस इतना मारती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी इसमें है। गरीबी की समस्या का चित्रण है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। यानी इस कहानी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि राही है, वो चोरी करती है, तो वो क्या करती है, 5-6 सेर अनाज होता है, बस उसी की गठरी चोरी करती हुई पकड़ी जाती है, इसीलिए उसे सजा होती है। राही को 1 साल की सजा होती है। ठीक है दोस्तों, तो राही को कितनी सजा होती है, तो 1 साल की सजा होती है राही को। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। दोस्तों ये 3 बिंदु तो आप जरूर ध्यान रखना कि इस कहानी में है जो राही है उसकी कौन सी जाति है, तो वो मांगरोरी जाति की है। और राही जो चोरी करती है वो 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है, और उसे सजा कितनी होती है, तो इसके एवज में उसे 1 साल की जेल सजा सुनाता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करें इस कहानी के मुख्य पात्र। तो इस कहानी में मुख्य रूप से 4 ही पात्र हैं। एक है राही। ठीक है दोस्तों, जो राही है वो मुख्य पात्र है। मांगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसका पति को मार दिया गया है, यानी पुलिस वालों ने उसके पति को झूठे उसमें शक होने पर ही उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। चोरी के आरोप में जेल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया राही का परिचय। अब हम अनीता के परिचय की बात करें। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री गौण पात्र है। ठीक है दोस्तों, यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री पात्र है ये। ठीक, और जो उसका पति है, ये अगर हम पति की बात करें तो ये राही के पति की बात है। जो गौण पात्र हैं पति और बच्चा, राही का पति जो जिसे पुलिस मारते मारते मार देते हैं, और एक है बच्चा जो राही का है, राही का बेटा है, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से 2 ही पात्र हैं। जो मुख्य पात्र हैं वो राही और अनीता है, और इन दोनों को हम गौण पात्र मान सकते हैं, पति और बच्चा, क्योंकि इनका ये सीधे सीधे कहानी में नहीं आते हैं, इनका सिर्फ वर्णन आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी मूल कहानी पर, तो हम इसमें देखेंगे। तो मैंने आपको अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस कहानी का कथ्य क्या है, कथा वस्तु मैंने आपको बता दी है। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो अनीता है, वो अनीता और राही का संवाद चलता है। तो अनीता कहती है, तेरा नाम क्या है? तो वो कहती है, राही। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? तो फिर वो कहती है, अनाज की गठरी। राही कहती है, अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रो रही है। ठीक है दोस्तों, ये पंक्ति आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, ये पंक्ति हमारी इस कहानी की इम्पोर्टेंट पंक्ति है। इससे इस कहानी से अब तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो संभावना है इस कहानी से क्वेश्चन पूछने की। मैंने काफ़ी देखा है, ये कहानी आप ध्यान रखना। तो जो वो राही है वो क्या जवाब देती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रो रही है, हम केवल मांग कर ही खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। फिर अनीता कहती है, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता।
राही, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप। राही, उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वो मर गया, अब बच्चा का कोई नहीं है। यानी तो वो राही कहती है कि उसका बाप भी मारा गया, जेल में इतना मारा था कि वो वहीं पर मर गया। आगे देखें, फिर अनीता कहती है तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? राही, तो राही कहती है उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, ताड़ी पीने को गया था, दो चार दोस्त उसके साथ थे, मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले के हाथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया 109 में चालान करके। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसके पति का जो चालान है वो कितने में हुआ था? तो 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। अनीता, अच्छा, जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी, पहले उसे बी क्लास दिया गया था, पहले अनीता को जेल में जो क्लास स्टैंडर्ड किए गए थे, तो बी क्लास है, ए क्लास है, यानी जैसा आपका पद होगा उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। फिर उसके घर वालों ने पढ़ा लिखी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जेल का परिवेश है, इस पर भी व्यंग्य है एक तरह से। अब हम आगे देखें कि अनीता के सामने एक प्रश्न था, वह सोच रही थी देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। यानी अनीता ने फिर उसको कह दिया कि ठीक है आप जाओ। और फिर अनीता अपने मन में सोचती है कि हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश में रहते हैं, फिर हमारे ये खाने पहनने का सब तो अधिकार समान है, फिर इतना अंतर क्यों है? उसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण गिरह के कारण छोटे-छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चों भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं, जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजी सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। अनीता सोच रही थी कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? यानी वो जो कांग्रेसी हैं उन पर व्यंग करती हैं कि जो कल तक कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, वो आज वही लोग खद्दर पहनने लगे हैं और अब वो जेल में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? यानी इन्हें देश से मतलब है या अपने सत्ता लोलुप से मतलब है, उसी पर वो बोल रही हैं। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, ये कोई दूसरे नहीं है, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन्हीं हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है, किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री और सास बहू को चोरी की शिक्षा दी जाती है। यानी वो कह रही है, सोच रही है अनीता कि हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जो गरीब मजदूर हैं उनके पास तो कुछ नहीं है, अशिक्षा है, अज्ञानता है। जैसे ही शादी होती है वैसे ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी करने की शिक्षा देती है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। काम, समाज का ऐसा परिवेश है कि उसमें काम उन्हें मिल नहीं सकता, या तो उन्हें भीख मांग कर ही खाना है, अगर भीख न मिले तो फिर चोरी करो, भाई पेट तो किसी तरह भरना ही होगा। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है।
इससे अच्छा जीवन बिताने की वो कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? तो अनीता अनीता जेल में बैठी बैठी सोच रही है इन्हीं सब बातों को। आगे देखें। लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। दोस्तों ये वाली पंक्ति आप ध्यान रखना, ये वाली पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है नहीं तो फिर यहाँ पे जो हमारे उन पर व्यंग किया गया है कि लक्ष्य है अथवा नहीं, तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है। यानी इतिहास, धर्म, दर्शन ये बातें चलती हैं, इनका कोई लक्ष्य तो होता नहीं है, लेकिन जो मानव का जीवन है उसका तो अवश्य है। यानी ये सब बातें मानव के जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही तो उठती हैं। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वो इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। यानी अनीता ने यही सब सोचा, फिर वो सो गई है। फिर रात में अनीता ने अब सपना देखा है। उस सपने में कोई आप देखना कि रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह उन्हीं मांग रोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। यानी वो सपना देख रही है कि वह वही जो मांग रोरी लोगी के जाति के लोग हैं, जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में पहुंच गई है। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है ये सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद खुली। अचानक एक स्त्री ने जेलर अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर गई। ठीक है दोस्तों, तो यहीं हमारी कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? सम मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ आई होगी। कहानी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। इसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उन्होंने जो हमारा तत्कालीन भारत था, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय था, उस समय का परिवेश लिया है और इसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने उपाय भी बताया है कि जो गरीब मजदूर हैं, अगर उनको गांधी जी की विचारधारा से भी प्रभावित थी, तो गांधी जी का जो आश्रम वाली व्यवस्था थी उसमें भी इसको बढ़ावा दिया गया है। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मैंने कहानी से जुड़े हुए सभी तथ्य आपको बता दिए हैं, ये सभी आप ध्यान रखना। अगर आपको इस कहानी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी अकेडमी से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको वीडियो के तुरंत बाद आपको वहाँ पे मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वो लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी या इसमें और कोई सुधार किया जा सकता है जो एनटीए के क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो, तो आप मुझे ज़रूर सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है मैं आपका सुझाव अवश्य रखूँगा और उसमें परिवर्तन करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि हमारी कहानी श्रृंखला के साथ साथ हमारी जो यूनिट 9 है हमारी, उसमें निबंध हैं, तो निबंध की श्रृंखला भी चल रही है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।